इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की थी आर्बिट्रेशन के नेचर के बारे में, आर्बिट्रेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके एडवांटेजेस के बारे में, उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। अब कुछ चीज़ें और जो जानना आवश्यक है आर्बिट्रेशन के लिए, इसमें इसके काइंड्स को, इसके टाइप्स को भी जानना आवश्यक है। तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि आर्बिट्रेशन के दो प्रकार हैं। एक है वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, जिसे ऐच्छिक मध्यस्थता भी कह सकते हैं, और दूसरा है कंपल्सरी, जबरदस्ती, या कहें तो ये आवश्यक होता है दोनों पार्टीज के लिए कि आर्बिट्रेशन को एक्सेप्ट करें। जब दो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन में जब दो पार्टी इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर्स आपसी बातचीत के माध्यम से किसी समझौते पर नहीं पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, इसको ये थर्ड पार्टी के पास, जिसको आर्बिट्रेटर कहा जाता है, उसके पास रखने के लिए, उसके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और क्योंकि थर्ड पार्टी का चुनाव दोनों दलों की, दोनों पार्टीज की सहमति पर हुआ है, इसलिए उसकी बात मानने के लिए कहीं न कहीं ये चाहे नैतिक रूप से या स्वेच्छा से मानने को बाध्य। ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी कंसेंट है, जो पूर्ण रूप से मध्यस्थ के ऊपर जो है डिपेंड करता है, और मध्यस्थ की बातों को मानने के लिए कहीं न कहीं दोनों पार्टीज में सहमति आवश्यक हो जाती है। इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें नंबर 1 अगर हम देखें, ये वॉलंटरी सबमिशन ऑफ डिस्प्यूट टू एन आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर के पास एक वॉलंटरी सबमिशन होता है।
दोनों पार्टी अपनी इच्छा से सहमति व्यक्त करते हैं, उसमें कोई किसी का जोर दबाव नहीं होता। और विटनेस या जो साक्ष्य होते हैं और इन्वेस्टिगेशन होता है, वो भी आवश्यक होता है। जब दोनों पार्टी अपने व्यक्त करते हैं सहमति, तो अब और एक थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके सामने अपने जो मुद्दे होते हैं उसको रखते हैं। The enforcement of an award may not be necessary and binding because there is no compulsion. यद्यपि एग्रीमेंट जो होता है, अवार्ड जो सबमिट किया जाता है, ये कोई आवश्यक नहीं या कोई बाइंडिंग नहीं है कि उस पर जो है अमल किया जाए। इसमें अवार्ड में मेन जो कंसेंट होती है उसी की बात ज़्यादा मानी जाती है। जो आर्बिट्रेटर ने कह दिया, चाहे किसी पार्टी को नुकसान हो या फायदा हो, क्योंकि उस पर दोनों लोगों ने अपनी रजामंदी व्यक्त किया है, तो ऐसी स्थिति में कोई उससे डिनाई नहीं कर सकता। और इसकी चौथी विशेषता अगर हम देखें, ये जो आर्बिट्रेशन होता है, इट मे बी स्पेशली नीडेड फॉर डिस्प्यूट अराइजिंग अंडर एग्रीमेंट्स। जब एग्रीमेंट पर जो है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के और इंडस्ट्रियल वर्कर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, उसमें अगर कहीं ना कहीं किसी पार्टी के द्वारा असहमति व्यक्त की जाती है, उसको डिनाई किया जाता है, तब आर्बिट्रेटर की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखेंगे कि कंपल्सरी मध्यस्थता क्या है। Where the parties are required to accept arbitration without any willingness on their part. जब पार्टीज को उनकी इच्छा के विपरीत
बातें आती हैं, दे आर बाउंड, पार्टीज आर required to accept arbitration without any willingness on their part. बहुत पूर्ण सहमति ना होने के बावजूद भी अगर मध्यस्थ की बात को मानना पड़ रहा है, इस तरह के विवाद को हम कंपल्सरी आर्बिट्रेशन के अंतर्गत रखें। जब एक पार्टी अपने को एक ग्रीव्ड महसूस करती है, दूसरी पार्टी की कार्य के द्वारा, आचरण के द्वारा अगर कोई पार्टी अपने को एक ग्रीव्ड समझती है, तो वो ऐसी स्थिति में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू रेफर द डिस्प्यूट टू एन एडजुडिकेशन मशीनरी। जब आर्बिट्रेशन ने कोई निर्णय ले लिया, लेकिन जबरदस्ती निर्णय कराया गया और कोई पार्टी अपने को अग्रीव समझती है, तो एडजुडिकेशन की तरफ न्यायिक निर्णय के लिए वो प्रोसीड करता है। इस तरह के निर्णय को वॉलंटरी आर्बिट्रेशन कहेंगे, बिकॉज रेफरेंस इन सच सर्कमस्टेंसेस does not depend on the sweet will of both contending parties. ये दोनों के स्वीट विल पर एक मनोनुकूल अगर बात करें, दोनों के हृदय आत्मा से, अंतरात्मा से जब ये बात उनको लगती है कि हमको दबाव डाल करके या हमसे ज़बरदस्ती इस पर सहमति व्यक्त कराई गई है, तो यहाँ ग्रीवांस जो है बना रहता है। तो जब मध्यस्थ के द्वारा कोई निर्णय ले लिया जाता है, ना चाहते हुए भी पार्टी को इस पर सहमति व्यक्त करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में कंपल्सरी आर्बिट्रेशन का कार्य शुरू होता है। अंडर कंपल्सरी आर्बिट्रेशन, the parties are forced to arbitration by the state when जब ऐच्छिक पद्धति के द्वारा सेटलमेंट पर दोनों पार्टीज नहीं पहुंचते हैं, नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। दूसरी इसकी वो है विशेषता, when there is a national emergency which requires that the wheel of production should not be affected by the frequent work stop.
दूसरी है जब राष्ट्रीय इमरजेंसी होती है कि आप किसी भी दशा में उत्पादन को नहीं रोक सकते। आप किसी भी स्थिति में प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी कंपलसरी आर्बिट्रेशन, जोर जबरदस्ती निर्णय करा लिया जाता है। और इसमें एक बात और है, देयर इज ए ग्रेट पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन विद एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन। औद्योगिक संबंधों में एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होते हैं उसमें जो बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन, पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है, तभी कंपलसरी आर्बिट्रेशन की स्थिति उत्पन्न। इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आर इन्वॉल्व। इसमें उद्योगों की जो स्ट्रेटेजिक महत्व होता है वो भी कहीं ना कहीं सन्निहित होता है। अक्सर देखा जाता है जहां यूनियंस कमजोर होती हैं वहां पार्टी जो होती हैं उसमें जो एक पार्टी होती है वो इल बैलेंस्ड होती है। इनका कोई बैलेंसिंग निर्णय नहीं होता, इनके पास कोई पावर नहीं होती, इल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और जो उत्पादन के साधन होते हैं वो उद्योगपतियों के हाथ में होते हैं जो एक संगठित और शक्तिशाली है। तो लड़ाई अगर हम देखें तो हैव्स और हैव्स नॉट की। एक तरफ तो साधन संपन्न लोग हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, शक्तिशाली हैं, साधन युक्त हैं। दूसरी तरफ असंगठित, इल बैलेंस्ड, शक्तिहीन लोग हैं। तो कंपलसरी आर्बिट्रेशन जोर जबरदस्ती कार्य करता है। Public interest and working conditions have to be the safe, guarded and regulated by the state. राज्य भी चाहता है कि किसी न किसी तरह की जो एक स्थिति चल रही है इसमें राज्य के लोगों को परेशानी ना हो, उत्पादन होता रहे, इसके लिए भी आर्बिट्रेशन में कंपलसरी आर्बिट्रेशन को एक टूल्स बनाया जाता है। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो आर्बिट्रेटर्स के लिए आवश्यक होती हैं कि आर्बिट्रेटर्स की योग्यता क्या होनी चाहिए। पहले सबसे बड़ी योग्यता तो होनी चाहिए कि वो व्यक्ति के अंदर ऐसी योग्यता हो
कि जो अपने निर्णय से दोनों दलों को सहमत कर ले जाए। अगर उसके अंदर ऐसी योग्यता नहीं है कि वो अपने निर्णय को दोनों पार्टी को मनवा ले, तो वो एक अच्छा आर्बिट्रेटर नहीं। इसके साथ कुछ और चीजें आवश्यक हैं आर्बिट्रेटर के लिए। जैसे पहला है कि the arbitrator should understand the complexities of the labor management relationship। आर्बिट्रेटर को श्रमिक और प्रबंधकों के संबंधों की जटिलता का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई मध्यस्थ उनके संबंधों की जो जटिलता है उससे भिज्ञ नहीं है, उससे वाकिफ नहीं है, तो ये एक अच्छा आर्बिट्रेटर वो नहीं हो सकता। और दूसरी विशेषता जो आर्बिट्रेटर की है, उसके अंदर सामूहिक सौदेबाजी का भी गुण होना चाहिए। उसके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए, ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि सामूहिक कलेक्टिव निर्णय को दोनों के इतना निष्पक्ष बनावे, इतना लाभप्रद हो कि दोनों पार्टी उससे अपनी सहमति दे। और जो सबसे बड़ी विशेषता अगर हम देखें तो तीसरी है, आर्बिट्रेटर शुड बी नॉन पार्शियल पर्सन। आर्बिट्रेटर जो है वो नॉन पार्शियल होना चाहिए। और उसके अंदर डीप सेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी भी होनी चाहिए। उसके अंदर इम्पार्शियलिटी दिखनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए। अगर उसके अंदर इम्पार्शियलिटी दिखाई पड़ रही है और नहीं है, तो भी वो अच्छा आर्बिट्रेटर नहीं हो सकता। एंड दे शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कमिटमेंट टू द प्रोजुडिस फेवर ऑफ वन साइड आर the other। और आर्बिट्रेटर को किसी भी पार्टी से कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कमिटमेंट करके बैठता है निर्णय लेने के लिए, तो निश्चित रूप से दूसरा पक्ष उसको लाइक
नहीं, बायस्ड ना हो, उसके अंदर कोई प्री कंसीव्ड नोशंस ना हो, कोई बात ऐसी ना लेकर किसी पार्टी की जाए कि उसको लगवाना ही है। अक्सर क्या होता है कि आर्बिट्रेटर भी मिल जाता है पार्टी से और अपनी बात, तो इस तरह के व्यक्ति के अंदर इस तरह के व्यक्ति को अच्छा आर्बिट्रेटर नहीं कहा जा सकता। और सबसे बड़ी विशेषता तो ये है आर्बिट्रेटर की कि वहाँ दोनों पार्टीज की सहमति आवश्यक। अगर दोनों पार्टीज अपनी सहमति नहीं व्यक्त करते हैं तो ऐसा आर्बिट्रेटर विवाद का निस्तारण। अब सबमिशन ऑफ अवार्ड, जो आर्बिट्रेटर है दोनों पार्टी की उसके बाद एक अवार्ड सबमिट, द आर्बिट्रेटर आफ्टर investigating the dispute has to submit his award to the government। आर्बिट्रेटर जो होता है इन्वेस्टिगेशन के पश्चात सरकार को अपना अवार्ड प्रस्तुत करता है और ये the award will have the same legal force as the judgment of labor court or tribunal, और ये उसी तरह से लीगल फोर्स है जिस तरह से लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल का जजमेंट है। और अवार्ड मस्ट बी साइंड बाय द आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर के द्वारा साइंड भी होना चाहिए। और जब वो अवार्ड लिख रहा है उस समय उसको निम्नलिखित बातें ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 है द अवार्ड इज इन द लाइन विद द टर्म ऑफ रेफरेंस। जो अवार्ड लिखा जा रहा है उसका रेफरेंस देना आवश्यक है और वो अपने ज्यूरिस्डिक्शन से आगे अपनी ज्यूरिस्डिक्शन को क्रॉस नहीं कर सकता। एक तो सबसे पहले उसको रेफरेंस के अंतर्गत ही अवार्ड लिखना है और वो ज्यूरिस्डिक्शन उसका जो है उसके बाद उसकी जो सीमा है उसके बाहर नहीं जा सकता। ये बहुत प्रिसाइज होना चाहिए और निश्चित होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। इसमें बेगनेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा अवार्ड नहीं होना चाहिए जो मिसअंडरस्टूड किया जा सके। गोलमाल इसका मतलब सीधे सीधे
अवार्ड गोलमाल नहीं होना चाहिए, बहुत स्पष्ट होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत सुसंगत होना चाहिए। और आगे है ये इस तरह का होना चाहिए, इसमें इतनी तीक्ष्णता होनी चाहिए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन दोनों पार्टीज के द्वारा किया जाए। ये डायरेक्टिव के लिए नहीं है, ये इन्फोर्समेंट के लिए। डायरेक्शन देने से मध्यस्थ डायरेक्शन नहीं दे सकते। मध्यस्थ को तो अपने जो निर्णय हैं उसमें इन्फोर्स करना है। और अगला बिंदु है award should not contain a date or a specific period for its implementation। वो अपने निर्णय के अनुपालन के लिए उसे कोई स्पेसिफिक पीरियड और समय नहीं देना चाहिए। जो आखिरी आगे का बिंदु है, the award should not violate any provision of any existing law or settlement। ये जो अवार्ड है ये किसी रूल्स को वायलेट या सेटलमेंट लीगली अराइव्ड एट इट या जो वैधानिक सेटलमेंट है उसका वायलेशन नहीं कर सकता। लीगलिटी जो होती है उसमें सेटलमेंट, लीगल सेटलमेंट जो है, जो प्रोविजंस हैं दोनों पार्टीज के अपने कार्यों के, उसको मीडिएटर जो है वायलेट नहीं कर सकता। और आखिरी पॉइंट है, the award should contain sufficient justification or reason for the settlement arrived by an arbitrator। उसके द्वारा जो समझौता कराया जा रहा है उसके पास पर्याप्त जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए, कारण होना चाहिए कि हम सेटलमेंट को इन बिंदुओं पर जो है निस्तारित करना चाहिए। इसमें एक चीज थोड़ा और बता देना चाहते थे अंतिम में, बीबी गिरी भारत के लेबर मिनिस्टर 1953 में थे। उन्होंने कलेक्टिव बार्गेनिंग, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, greater emphasis on collective bargaining and voluntary arbitration than compulsory arbitration। उन्होंने वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग पर ज़्यादा जोर दिया है इन कंपेरिजन टू कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। उन्होंने कहा कंपल्सरी एडजुडिकेशन, जो जबरदस्ती का न्यायिक निर्णय है, हैज कट एट द वेरी रूट ऑफ द ट्रेड यूनियंस ऑर्गेनाइजेशन।
जिसने ट्रेड यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन को रूट को कट कर दिया है। जब वर्कर से देखते हैं कि उनके इंटरेस्ट का बेस्ट प्रोटेक्शन हो रहा है, नो ग्रेटर अर्ज इज नीडेड टू फोर्स, और कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि वो उसमें कोई दखल दें, तो इस तरह के निर्णय को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और कंपल्सरी आर्बिट्रेशन में पुलिस मैन लुकिंग, जिसमें जोर जबरदस्ती उनसे दस्तखत करा ली जाती है, और उनको आर्बिट्रेटर के निर्णय के अनुसार कार्य करने के लिए उनकी बाध्यता होती है। गिरी साहब का ये विचार था कि जो जबरदस्ती का न्यायिक प्रक्रिया है, ये श्रमिकों के पक्ष में नहीं है, और ये एक्सेप्शनल केसेज में ही जबरदस्ती की न्यायिक प्रक्रिया को थोपा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़्यादा एम्फेसिस सामूहिक सौदेबाजी और वॉलंटरी आर्बिट्रेशन को देना चाहिए। जिससे वर्कर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच एक हेल्दी एटमॉस्फेयर डेवलप होगा और प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो ये सब आवश्यक था आर्बिट्रेशन के अंदर, और इस तरह से आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त होती है। इसके बाद की प्रक्रिया आती है एडजुडिकेशन, न्यायिक प्रक्रिया, जब आदमी समझौते से, आपसी सहमति से, मध्यस्थ के भूमिका से भी, मध्यस्थ के द्वारा भी औद्योगिक विवाद का निर्णय नहीं ले पाता है, औद्योगिक विवाद नहीं निपटता है, ऐसी स्थिति में एडजुडिकेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। थैंक यू।